तो अब हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें हमें मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, फोर्स ऑन वायर पता चलेगा, एंड हम डिस्कस करेंगे रेडियस कैसे मिलता है, वेलोसिटी कैसे मिलती है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, एंड कुछ क्वेश्चंस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, ये एक क्यू चार्ज है और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो जो फोर्स होती है दैट इज बेसिकली, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनटू द प्लेन, राइट। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना है, क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस को हम किससे रिप्लेस करते हैं, साइन थीटा से। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्यू वी भी साइन 90 हो जाएगा, एंड साइन 90 इज 1, तो फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू वी बी। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखो, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, ठीक है, और हमें फोर्स इधर दी हुई है और वेलोसिटी इधर। तो हमको बताना है कैसे जाएगा। तो देखो, आप अगर देखो तो इसके अंदर आपको राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर घूमेगा। ठीक है, ये देखो एक सर्कल, ऑब्वियसली सर्कल बना तो नहीं है अच्छे से, बट ये एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा। हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स परपेंडिकुलर होगा v क्रॉस b के। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। Now, when a charge is projected in transverse magnetic field, it will form uniform circular motion। जो मैंने ऊपर आपको दिखाया कि अगर ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो करेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। कब, जब इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एक सर्कुलर मोशन के अंदर, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फोर्स हमने अभी अभी पढ़ा, उस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो देखो, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय आर। अब दोनों साइड को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स उसे दूर लेके जाएगी। तो तभी एक पर्टिकुलर सर्कल बन पाएगा जब दोनों फोर्स बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। तो फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्यू वी बी, और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री आता है। देखो, ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए हमने साइन 90 लिया है। साइन 90 इज 1, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू mv²/r। फिर इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारा जो फॉर्मूला आता है, आर आप उधर ले जाओ और क्यू वी भी नीचे ले आओ। ठीक है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r का फॉर्मूला बनता है mv/qv। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, वो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr अपॉन में वेलोसिटी। अब 2πr, r की जगह आप रखोगे mv/qv। सो 2π/v वेलोसिटी, mv/qb, v से v कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना, 2πm/qb। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और जो टाइम पीरियड होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होती है। तो जेई के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको स्पीड दी होगी कि एक आपका चार्ज है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, और एक आपका चार्ज है वो 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। तो आप उसके टाइम पीरियड के अंदर रेशियो निकालो। तो सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो आंसर होगा 1:1। ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक लिखा नहीं हुआ, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। नाउ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², राइट। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m, वेयर p इज द मोमेंटम। अब ये कैसे आया, एक चीज आराम से देखो, देखो ½ mv², इसके अंदर अगर मैं मास का मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, mv का होल स्क्वायर, और mv क्या होता है, मोमेंटम, तो क्या बना, p²/2m। आगे एज इट इज। अब मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, देखो ऊपर करो, मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। तो ये देखो, वेट, नीचे आ गए हम। देखो mv ये रहा, ठीक है, mv निकालना है तो mv करना है तो क्यूबी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो mv इज इक्वल टू QBr। तो p²/2m, तो क्या बनेगा, q²b²r²/2m। देखो, q²b²r²/2m। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो बनेगा QB/2πm। ये फॉर्मूला भी याद रखना है।
अब हमने ये पढ़ा है क्यू फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो अगर मैंने इसे एक थीटा एंगल पे मैंने फेंक दिया वी वेलोसिटी से, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक बनेगा वी साइन थीटा, एक बनेगा वी कॉस थीटा। एक होगा वी पैरेलल, जो वेलोसिटी पैरेलल में चलेगी, एक होगा वी परपेंडिकुलर। तो ये एक हेलिक्स पाथ, मतलब एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है, मतलब ये घूमेगा भी और लाइक साइमल्टेनियसली आगे भी मूव करता रहेगा। ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रेडियस के लिए। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, वी साइन थीटा। तो हमारा रेडियस क्या बन जाएगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का कोई लेना देना था ही नहीं। अब पिच की अगर बात करें, पिच इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। देखो मैंने यहाँ पे पिच हाईलाइट भी कर रखी है। ये पी है, ये जो पी लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली पिच, ये डिस्टेंस जो उसने एक रोटेशन के अंदर कवर करा। पिच को कैसे निकालते हैं, पिच इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम। तो 2 पाई m बाय क्यू बी, ये हमने टाइम पीरियड तो सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो आएगी पैरेलल कंपोनेंट वाली, विच विल बी वी कॉस थीटा। अब हम पढ़ते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, जब एक जगह पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो जो नेट फोर्स होती है वो लॉरेंट्ज फोर्स के इक्वल होती है। मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक हो गई, और हमने मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे पढ़ा, क्यू वी क्रॉस पी। तो जो लॉरेंस फोर्स होती है दैट इज बेसिकली द नेट फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो। तो एफ ई प्लस एफ एम। नाउ नेक्स्ट इज चार्ज पार्टिकल एट स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फोर्स। अगर एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसी फोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती। वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। क्यों, क्योंकि मोशन क्या है, वी और बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का थीटा निकलता है दैट इज 90 डिग्री। हम क्या लेते हैं, क्यू वी भी साइन 90 लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल आता है। पर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा और वो होता है कॉस, कॉस 90 हमारा जीरो होता है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो। नाउ ये एक जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एडवांस का। इसमें हमसे क्या पूछा था कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस देन इन विच ऑफ द केसेस नेट फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। तो हमें ये बताना है नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी। तो सिंस इट इज अ जेई एडवांस क्वेश्चन तो मल्टीपल करेक्ट होंगे, तो इसे समझते हैं। देखो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा, एफ नेट क्या होता है, एफ ई प्लस एफ पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो एफ नेट जीरो आ जाएगा, तो ये वाला करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। तो अब आप एक चीज इमेजिन करो कि राइट हैंड साइड में किसी चीज की वेलोसिटी है। ठीक है, एक चार्ज है, उसके राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जो मोशन ऑफ चार्ज है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो आप इसका जब वी क्रॉस बी करोगे, तो जो आपका डायरेक्शन आएगा फोर्स का ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और अंदर की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरा क्या आया, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आया तो मतलब मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मैं नीचे की तरफ क्यू ही लगा दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ऐसा फोर्स बनाऊं कि वो नीचे की तरफ लगे, तो ऊपर और नीचे को इक्विलिब्रियम में कर दूं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन तो आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ई नॉन जीरो हो और बी भी नॉन जीरो हो तो भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम नेट फोर्स जीरो ला पाए। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो क्यू ई, फोर्स तो क्यू ई हमेशा रहेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी आप जीरो नहीं कर सकते, और चार्ज भी कभी आप जीरो नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि चार्ज का मतलब चार्ज तो कभी जीरो, न्यूट्रल चार्ज की थोड़ी बात कर रहे हैं। वेयर एज सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो, हाँ, क्योंकि हम चार्ज को जीरो मान नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी नॉन जीरो दिया है, और बी हमें पूरा जीरो दिया है, तो ये नेट हमारा कभी भी जीरो नहीं आ सकता। वेयर एज द थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉन जीरो रहे। तो हमें पता है कि अगर हम
QVB, ठीक है, वेलोसिटी, और QVB साइन थीटा होता है, राइट। अगर मैं V क्रॉस B, मतलब V और B का जो हमारा एंगल है उसको अगर मैं जीरो कर दूं, क्योंकि क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। थीटा अगर मैं V क्रॉस B का, मतलब V और B के बीच में जो एंगल है उसको अगर मैं जीरो कर दूं तो साइन जीरो हो जाएगा। सो इवन दो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, बट हमारा अल्टीमेटम इक्वल आ जाए, मतलब इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी जीरो। और जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तो एफ नेट मतलब फोर्स जो नेट आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो फोर्स होती है दैट इज बेसिकली आइडियल क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारा एक वायर था, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, थीटा एंगल है, और ये आइडियल वेक्टर इधर बन रहा है, तो फोर्स जो होता है वो आइडियल क्रॉस बी होता है, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। अगर आइडियल पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मतलब साइन जीरो या साइन 180 है, तो हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आइडियल जीरो है तो भी हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ इज बेसिकली आइडियल बी साइन थीटा ना। वेराज थीटा 90 है तो हमारा क्या बनता है, ILB बनता है, आइडियल बी, ठीक है, साइन 90, क्योंकि साइन 90 इज 1, तो बनता है आइडियल बी, ठीक है। और अगर डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिकली ILB बनता है, फोर्स का फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था पिछले लेक्चर के। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बेसिकली आया है। अब देखो, ये एक लेंथ है, ठीक है, ये एक वायर है L लेंथ की, और इसके अंदर ये डीएल वेक्टर है। इसके अंदर अगर मेरे को फोर्स निकालनी है तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आइडियल क्रॉस बी का, ठीक है। आइडियल क्रॉस बी का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या बनेगा, IL क्रॉस बी बनेगा, क्योंकि डीएल का तो जीरो से L है, ठीक है। तो मतलब अगर dx का इंटीग्रेशन करते तो x होते, तो dl का करेंगे तो l हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पे आप रियलाइज करोगे तो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स क्या बन जाएगा, ILB। नाउ फोर्स ऑन वायर, ठीक है, और फोर्स ऑन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AM, तो ये सब कुछ सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज बेसिकली AM, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली AM। अब ये वायर की लाइक शेप कैसी भी हो, आपको बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि आइडियल एक वेक्टर है। तो आइडियल को आप लोगे, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ये R रेडियस ले लेती तो ये 2R हो जाता। आगे आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, तो अभी सिर्फ इसी से समझते कि अगर इसकी L लेंथ है तो क्या बनेगा, ILB बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, थीटा जो भी होगा। या दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो देखो हमें फोर्स ऑन वायर निकालना है, ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हमें पता है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ले सकते हैं। तो ये अगर आर है तो डायमीटर हो जाएगा 2R, ठीक है। तो एफ वुड बी इक्वल टू IDLB साइन, क्योंकि यहाँ पे भी ये अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ है, तो 90 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। अब IDL, ठीक है, DL की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2R लिख सकती हूँ। और बी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, क्योंकि ये देखो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क टाइप है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी म्यू नॉट I/4R, ठीक है। ये हमारे पहले मतलब पिछली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे मैंने ये लिखा है। फिर ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आया, म्यू नॉट I बाय म्यू नॉट I/2, ठीक है, ये हमारा आंसर बना। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक नोट है कि अगर कोई क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करना होता है। अब डीएल का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट अगर एंडिंग पॉइंट बन जाएगा तो इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा क्लोज लूप है तो हमारा जो फोर्स आएगा दैट विल बी जीरो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर लाइक करंट है, मतलब अगर दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ILB होता है, तो F1 लिखते हैं, फोर्स ऑफ ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है। तो आप देखो करंट का मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब रखो तो फिंगर्स देखो, तो फिंगर्स मेरी आउटवर्ड आ रही है, इसलिए यहाँ पे डॉट लिखा है। अब इसके अंदर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली I2, ठीक है, करंट क्योंकि I2 लेंगे, फिर
I2B1 इंटू एल, ठीक है, क्योंकि आई एल भी होता है, तो I2L B1। उसके बाद B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा μ0I1/2 पाई, और ये डिस्टेंस डी है, तो μ0I1/2 पाई डी। ठीक है, ये हम इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जो हमने पढ़ा था, μ0I/4 पाई A ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सिंस ये इनफाइनाइट वायर है तो वो 2 हो जाएगा एंड कैंसिल आउट होके μ0I/2 पाई डी बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1/L अगर लिखेंगे, μ0I1I2/2 पाई डी। ये चीज हमें याद रखनी है। सिंस फोर्स दोनों इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो उस पे भी सेम होगी। अब अगर अनलाइक चार्जेस है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि देखो इसकी वजह से फोर्स कहाँ आ रही है, इसकी वजह से आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, इसकी वजह से भी कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, F1 वुड बी इक्वल टू I2L B1। उसके बाद B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका भी फॉर्मूला क्या बनता है, F/L इज इक्वल टू μ0I1I2/2 पाई डी। अब ये जेई का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि अगर इसको हम वो करेंगे, इसको अगर हम इक्वेट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन करना है हमें, ठीक है, कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर हो, तो हमको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन करने के लिए हमें जो ग्रेविटी है, सपोज, या फिर ऐसा मान लो कि जो एरिया है पर यूनिट लेंथ, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, देखो ये फोर्स अभी तो हमने पढ़ा कि ये लॉन्ग पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा जो कि होगा F/L इज इक्वल टू I1I2 μ0/2 पाई डी, ठीक है, ये एज इट इज है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताओ, तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे देखो अगर मैं ये लगाऊं ऐसे, तो ऊपर की तरफ ये फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फोर्स इसे लेके जाएगा ऊपर की तरफ, और mg लगेगा नीचे की तरफ। इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है तो जो F फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू mg। तो ये तो मैंने लिख दिया μ0I1I2/2 पाई डी इंटू एल, क्योंकि फोर्स लगाना है तो इंटू एल कर देंगे, क्योंकि तो फोर्स पर यूनिट लेंथ था। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, मास, मास की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ और एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर है तो ये लेंथ एल है। एल से एल कैंसिल हो गया तो क्या बना, μ0I1I2/2 पाई डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जी। उसके बाद जी को नीचे ले जाओगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों को मैंने v वेलोसिटी दे दी। अब आपको ये बताना है कि इनके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। तो फोर्स का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो इधर लगेगा Q1 E2, इधर लगेगा Q2 E1, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो फोर्स क्या होता है, आइडियल बी साइन थीटा। अब आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं dQ/dt, dQ/dt, और यहाँ पे dl ऑलरेडी था। अगर हम dl और dt को वो करेंगे तो हमें पता है कि ये वेलोसिटी के इक्वल आता है, तो क्या बना, QVB, ठीक है, QV×B। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है फोर्स ऑन अ चार्ज और टू पैरेलल मूविंग चार्ज, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्ज। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, ठीक है। ये जो होता है इसका डायरेक्शन सेम होता है एज मैग्नेटिक फील्ड। सिंस मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन यही होगा। Now some important points of magnetic dipole. Magnetic dipole consists of pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by short distance. जैसे नीडल हो गया, सोलेनॉइड हो गया, बार मैग्नेट हो गया, कॉइल हो गया, लूप हो गया, वो सब, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इन केस ऑफ लूप इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जो अभी हमने लगाया, राइट। फॉर करंट कैरिंग कॉइल एंड लूप, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर पैरेलल axial vectors.
ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्शन समझाने के लिए, अगर करंट सपोज क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आउटवर्ड आएगा। तो आउटवर्ड देखो, जहां पे हमारा थंब पॉइंट करता है दैट इज बेसिकली नॉर्थ। ठीक है, जो हमारा थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो ये हमारा नॉर्थ है, अंदर हो जाएगा तो साउथ हो जाएगा। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो देखो, अंदर जा रहा है हमारा नॉर्थ, तो नॉर्थ के अंदर मैंने क्रॉस लगाया और साउथ के अंदर मैंने डॉट लगाया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे टॉर्क कैसे लगता है? तो सपोज ये एक बार मैग्नेट ली, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m है, यहाँ पे +m है। फोर्स यहाँ पे लग रहा है mb, इस तरफ लग रहा है -mb। ठीक है, अब ये एल लेंथ का मतलब एल इज वेरी शॉर्ट लेंथ, ठीक है, डाइपोल की शॉर्ट लेंथ होती है, बार मैग्नेट की भी शॉर्ट लेंथ होती है। अब ये लेंथ है और ये थीटा एंगल है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये बी मैंने एक सिंगल लाइन बनाई है, बट दैट डजंट मीन कि यूनिफॉर्म नहीं है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब एल के अगर आप कंपोनेंट्स करोगे तो ये बन जाएगा एल कॉस थीटा, ये वाला बन जाएगा एल साइन थीटा। अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स तो एम बी हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया, एल साइन थीटा। एम एल हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो कैपिटल एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब एम क्रॉस बी आप टॉर्क को लिख सकते हो, ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, टॉर्क का फॉर्मूला इज बेसिकली एम क्रॉस बी और एम बी साइन थीटा। अगर एन लूप है तो आप कैसे लिखोगे, अब एम की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम की जगह आप लिख सकते हो एन आई ए, जो हमने अभी ऊपर ऊपर पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया इंटू करंट। ये तो बार मैग्नेट के लिए था। अब अगर हम लूप की बात करें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो, जो बार मैग्नेट है उसका तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल करके लिख लेगा, पर जो लूप है उसका तो एन आई ए करके लिख लेगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जेड इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, तो फाइंड द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये एक एम है, ये -m है, ये -m है, ये m है। दो मैग्नेटिक मोमेंट हमने रख रखे हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली डाइपोल रख रखे हैं, और थीटा 60 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की लेंथ वेंथ सब कुछ सेम है। तो देखो, अंडर रूट हमने वो रिजल्टेंट वाला चीज देखी थी, अंडर रूट a² प्लस b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे cos 60 है, cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। तो देखो 2a² कैसे आ गया, a² प्लस b², a² और a² कॉमन है यहाँ पे, देखो m m, तो ये दोनों चीजें कॉमन है। तो क्या बनेगा, 2m² प्लस 2 cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 और m इंटू एम वुड बी m²। तो क्या बन जाएगा, √3m। तो आंसर क्या आया, √3m। इसके अंदर हम बेसिकली कुछ भी नहीं था, इसके अंदर बस हमने वेक्टर्स लगाया, वेक्टर्स का जैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो लगाया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें डिटेक्शन मिल जाता है किसी भी स्मॉल करंट का। जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है वो इन मीटर्स होती है, जो मीटर के अंदर होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। तो जितनी डिफ्लेक्शन होगी उतनी करंट फ्लो कर रही होगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कुछ डायग्राम इस तरह से दिखता है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर होता है, इस इधर एक पार मैग्नेट रखी होती है नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसके अंदर करंट ऐसे हम चारों तरफ वाइंडिंग कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप के अंदर टाइप। और ये डिफ्लेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक निडल होती है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच होती है। इसका एरिया ए है और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ए है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन है। अब मैंने इसका टॉप व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने एन ले लिए, करंट मैंने आई ले ली, एरिया मैंने ए ले लिया, टॉर्क होता है बीना साइन थीटा। अब इधर आप देखोगे तो बी वेक्टर इधर आ रहा है और एम वेक्टर इधर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा टॉर्क क्या बन गया, बीना बन गया। अब स्प्रिंग और उसके अंदर आपको टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉर्क रिस्टोरिंग होगा वो ड्यू टू स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग की वजह से वो दोबारा रिस्टोर कर पाएगा। और स्प्रिंग का जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज k × 5। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू 5। सो इसके अंदर अब क्या करेंगे, की रिस्टोरिंग और की रोटेटिंग को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो k5 = b ना, और जो हमारा करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, डिफ्लेक्शन इन मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इट। तो यहाँ ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। अब देखो k5 = b ना, ठीक है, अब मैंने क्या करा, 5 यहाँ रखा, आई यहाँ ले आया और k इधर ले आया, तो 5/i
इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। सी एस जो है दैट इज बेसिकली करंट सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फाइव बाय आई जो होता है दैट इज बी एन ए बाय के। ठीक है। वेराज अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो हमें पता है फाइव बाई आई इज इक्वल टू बी एन ए बाय के, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर। तो अब इधर हम क्या लिखेंगे, आर फाइव बाई वी इज इक्वल टू बी एन ए बाय के। आर आप नीचे डिवाइड में ले जाओ इस तरफ, और फाइव बाई वी क्या बनेगा, बी एन ए बाय के आर। तो इधर बस नीचे आर डिवीजन में आ जाता है। नाउ वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन हमें पता है, टॉर्क का इंटीग्रेशन करते तो वर्क डन आ जाता है। अब टॉर्क क्या था, बीना साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है सॉरी, थीटा वन से थीटा टू एंगल हमें चेंज, एंगल की लिमिट्स हमारी आ रही है। एंड जेड बी थीटा डी थीटा इज बेसिकली बीना साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। तो माइनस का कॉस थीटा आएगा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, माइनस अंदर एडजस्ट करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे रियलाइज कराना चाहूंगी कि बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़े थे, ये काइंड ऑफ डाइपोल के केस में लाइक एक्यूरेट सिमिलर है। देखो वहां पे क्या था, हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उससे हम पी से रिप्रेजेंट करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस हो गई, तो ई की जगह हमने बी लिख दिया। और वहां का मैग्नेटिक मोमेंट पी था विच वॉज टू ए एल। इफ यू रिमेम्बर टू क्यू एल वुड बी द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में पढ़ा था। तो इधर बस बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा एन आई ए आ जाएगा या एम एल आ जाएगा। सिमिलरली सारे फॉर्मूले सेम है, बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रखना है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल रखना है। तो वो यहाँ पे आपने एम क्रॉस बी पढ़ा, हमने टॉर्क का उधर क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी ई साइन थीटा। इधर क्या हो गया, एम बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में बदल गया, और मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर डायपोल से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अंदर बदल गया। बस दैट्स द डिफरेंस, बाकी फॉर्मूला सेम है। सो आई होप आपको फॉर्मूलाज याद करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।